नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आना आम बात है। अभी वक्फ संशोधन बिल से नाराज मुस्लिम नेताओं का जेडीयू छोड़कर जाने का मामला थमा भी नहीं था कि कांग्रेस ने कमर कसकर मैदान में छलांग लगा दी है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर बिहार में नजर आ रहे हैं। उनका ये दौरा इस साल का तीसरा दौरा है। कांग्रेस ने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार में युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में राजनीति की शुरुआत करने के बाद कन्हैया कुमार बिहार में एक बार पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं। वो सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीत नहीं सके थे। वाम दलों से मोहभंग हुआ तो कन्हैया ने फिर से दिल्ली का रुख किया और कांग्रेस ने इस बार उन्हें हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट देकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने उतार दिया। कन्हैया ने बेगूसराय के मुकाबले यहां अच्छी टक्कर दी, लेकिन जीत उनसे दूर रही। इस बार वो बिहार लौटे हैं तो कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी उन्हें रीलॉन्च करने बेगूसराय पहुंच रहे हैं। उन्होंने युवाओं से सफेद टी शर्ट में पहुंचने की अपील की है। राहुल गांधी का आज बिहार में 3 कार्यक्रम है। बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के बाद वो पटना के बापू सभागार में संविधान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और फिर बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी पहले बेगूसराय के सिमरिया घाट आएं और गोबर बालू फांक कर गंगा जी से माफी मांगें और प्रायश्चित करें, क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी ने बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल्स संयंत्र खोलने की घोषणा की थी, जो आज तक नहीं हो सकी। उर्वरक कारखाना जो बंद हुआ था वो अब जाकर खुला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ये आंकड़ा दें कि 60 साल में कांग्रेस ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। साल 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे। इंदिरा तो शासन में आ गई, लेकिन देश गरीब होता चला गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को घर, बिजली, शौचालय, गैस का चूल्हा और अनाज दिया। राहुल गांधी को प्रायश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा देश के लिए अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में इस बार कोई कमाल दिखा पाएंगे? क्या बिहार में कांग्रेस को अपनी खोई हुई ताकत और जमीन वापस मिल पाएगी? क्या बिहार का युवा रोजगार और पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ जुड़ पाएगा? क्या कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी का पुराने वादों का याद दिलाने का दांव चल पाएगा? क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आदेश जी और आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले तो आदेश जी से पूछ लेता हूं कि क्या बिहार में कांग्रेस के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है? सब जानते हैं कन्हैया कुमार कभी दिल्ली कभी बिहार की राजनीति में ही फंसे रहते हैं और अभी उनको एक तरीके से वो उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया है और फिर एक बार उनको वापस बिहार भेज दिया गया। आदेश जी। जी आलोक जी, सुन पा रहे हैं, बताएं। आदेश जी, क्या बिहार में कांग्रेस के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है जो एक बार फिर दिल्ली से निकालकर कन्हैया कुमार को वापस बिहार भेजा गया है? आलोक जी, कांग्रेस के पास ना नेताओं का अकाल है, ना नीति का अकाल है, लेकिन बिहार के लोगों के पास रोजगार का, भुखमरी का, पेपर लीकेज का, इन तमाम चीजों से परेशान है। और उनके ऊपर जो अकाल पड़ा हुआ है, इससे उनको निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, कन्हैया कुमार एक डायनेमिक नौजवान नेता हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, नौजवानों की चिंता करते हैं और नौजवानों के लिए लड़ते हुए देश में दिखते रहे हैं। उन्हीं को वहां पे जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां के नौजवानों के लिए सरकार से सवाल खड़े करें। अब दुर्भाग्य देश का ये हो गया है कि मैं आपका और आपके चैनल का तो आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आप इन नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए चर्चा तो कर रहे हैं।
लेकिन आज मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इन नौजवानों की, परेशानों की, पिछड़ों की, किसानों की, इनकी बातें नहीं होती। देश में महंगाई, बेरोजगारी की बातें नहीं होती। दुनिया भर की उलझुल चीजों पे डिबेट हो जाएंगी जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो काम की बातें उन पे डिबेटें नहीं हो रही। तो मैं आपका तो आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल का कि कम से कम आपने इन नौजवानों के लिए चिंता जाहिर की। तो उनकी उस चिंता को लेके हम एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि देश के गुमराह नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, देश के नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मुद्रा योजना के ऊपर भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। 33 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी पूंजी है जिसका कोई ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 33 लाख करोड़ रुपए पूंजी 52 करोड़ लोगों को बांटी गई, और 52 करोड़ रुपए में 52 करोड़ में से 4 करोड़ 52 लाख परिवार बिहार के हैं। और बिहार के परिवारों में से जब जो तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो एक महिला और एक पुरुष परिवार है। उनके जब फोटो मुद्रा योजना में दिखाए जाते हैं, पूरे देश के अंदर 12 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया। एक ने कपड़े की दुकान खोली उससे, ठीक है, और एक ने कारपेंटर का कारखाना खोला। लेकिन जब उनके फोटो देखते हैं, उनकी कंपनी देखते हैं, तो कहीं दिखती नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो सारा पैसा सरकार कहीं ना कहीं डकार जाती है, और उसी का ये परिणाम है कि लोगों में खुशहाली बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ती जा रही है। और 80 करोड़ लोगों को सरकार ने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, आदेश भाई आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, बिहार की जो सियासत है ना, इतना अप्रत्याशित रहती कि समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। जो बड़ा दल है उसका नेता मुख्यमंत्री बन जाता है, जो छोटा दल है उसका नेता मुख्यमंत्री बन जाता है, जो बड़ा दल है उसका नेता डिप्टी सीएम उसको बनना पड़ता है। क्या 2025 में यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी दोबारा से? और कांग्रेस जो एंट्री मार रही है, कांग्रेस इस बार अभी तक जो चीजें देखने को मिल रही उनमें से वो गठबंधन के साथ कहीं कोई रैली या गठबंधन के नेताओं के साथ कहीं मूवमेंट नहीं है राहुल गांधी का। अकेले जो कांग्रेस वहां पर हाथ पैर चला रही है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी हो, क्या कांग्रेस को कहीं कोई उम्मीद की किरण? प्लस इस बार क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वो काम कर रही जो दिल्ली में उसने किया। दिल्ली में कांग्रेस शून्य पे थी, शून्य पे है। लेकिन वो बिहार में बता रही है कि अगर हम आरजेडी हमको हल्के में लेगी तो हम खेल बना पाए न बना पाए, बिगाड़ जरूर देंगे आरजेडी का। कांग्रेस ने ये माना। अब उनके एक नेता है, कल परसों मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि नावें हैं वो बड़े जहाज में आ गए, क्योंकि बड़ा जहाज तो कांग्रेस। तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि अब ये तय कर लिया है कि ये तो हम गठबंधन की राजनीति में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो हमारी शर्तों पर। आरजेडी अगर हमको कम सीटें देना चाहती है तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी को यह बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपको कितना डैमेज कर सकते हैं। तो कांग्रेस कंप्रोमाइज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब 2024 में जितना कंप्रोमाइज करना था कांग्रेस ने कर लिया। लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, राज्य सरकारों का चुनाव है, और जहां कांग्रेस फाइट में नहीं है, यानी बिहार में आप देखेंगे कांग्रेस बहुत छोटी सी भूमिका में है, लेकिन वो ये बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये जो मेरी छोटी भूमिका है वो आरजेडी को सत्ता के साथ ला सकती है या सत्ता से बाहर करवा सकती है। तो ये एक संदेश है। दूसरी बात, तो बिहार में पलायन का मुद्दा है, ये मुद्दा गंभीर है ही। कल लालू यादव ने एक रफील खींच दी थी, एक गहराई बना दी थी, वो नीतीश कुमार आज तक वो गड्ढे पूरी तरह भर नहीं पाए। पलायन का दंश बिहार आज भी झेलता है। लेकिन दो अनस्टेबल नेता क्या बिहार को वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे? राहुल गांधी की स्थिर नेता है, वायनाड से लेकर रायबरेली तक, उत्तर प्रदेश तक घूमते रहते हैं, और ये दिल्ली से लेकर और बेगूसराय तक घूमते रहते हैं। तो देश का दुर्भाग्य ये है कि दो अस्थिर नेता बिहार के विकास की भूमिका के लिए आंदोलनरत हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता कितना सीरियस लेगी, इनको ये समय बताएगा। जी ठीक है। अनंत अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी, उत्तर भारत का हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आप अपने दम पर अभी तक
सरकार नहीं बना पाए हैं। इस बार भी आपके साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर? क्या मतलब रणनीति की कमी है, प्लानिंग की कमी है, क्या है दिक्कत जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर अकेले दम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में एनडीए के लगातार 2005 के बाद से, और जेडीयू हमारी सबसे पुरानी एलआई रही है, जब से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हमारी सरकार थी, उनके नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार थी भारत में, तो उस समय भी जेडीयू हमारे साथ थी। और एनडीए का जब गठन हुआ था तो जेडीयू की जिस तरीके से भूमिका थी, उसी तरीके से 2005 के बाद आपने देखा होगा कि बिहार में लगातार एनडीए की हमारी सरकार है, विगत 20 वर्षों से लगभग हमारी सरकार है। और जिस तरीके से बिहार में माइनस से हमने शून्य पे लाके आज हम जिस तरीके से बिहार को आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बिहार जैसे पहले पिछड़ा राज्यों में गिना जाता था, आज बिहार विकसित प्रदेश के रूप में पूरा देश जान रहा है। और निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए जिस तरीके से एनडीए की गवर्नमेंट ने विगत कई वर्षों में काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और लालू यादव और कांग्रेस की सरकार ने जब 2005 तक इन लोगों की सरकार रही और बिहार में जिस तरीके से जंगल राज से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विकास के तमाम सारी सीमाएं जब बंद हो चुकी थी, उस समय जब हमने सरकार बनाया 2005 में, और 2005 से लेके आज 2025 है, बिहार में जिस तरीके से विकास हुए हैं वो सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी का बिहार दौरा का बात है, तो राहुल गांधी जी बेसिकली पूरे देश में घूम के अपनी वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि हम है कहां पर। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी से कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर आप पूरे सड़क से लेकर सदन तक में लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सदन में जब आपकी बारी आई तो आपने ये नहीं बताया लोगों को, देश की जनता ये जानना चाहती थी कि वक्फ बिल का विरोध आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप ऑपोजिशन के लीडर होने के बावजूद भी सदन में अपनी बात तक नहीं रख पाए और लोगों को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से उकसाने का काम कर रहे हैं, तो देश की जनता ये जान चुकी है। और ये यही वजह है कि बिहार जैसे प्रदेश में भी आपकी स्थिति जो है नगण्य है, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में नगण्य है, दिल्ली जैसे जगह में आप जीरो पे आउट हो जाते हैं। आप लोकसभा में देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया आपने, एक फर्जी संविधान की पुस्तक लेकर देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन देश के लोगों को यह लगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं और उसी का खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ा विधानसभा के चुनाव में, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम जगह में उनको पटकनी खानी पड़ी। जी ठीक है आदेश भाई, बिहार में जो नया सीन क्रिएट हो रहा है उसमें अभी जो आप लोगों ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं उनमें से हमने देखा कि लगभग 14 सवर्ण संप्रदाय से जुड़े हुए सवर्णों 14 सवर्ण बनाए हैं अपने अध्यक्ष। और उससे पहले 2023 में भी अखिलेश जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी जो 39 जिलाध्यक्ष बनाए थे उनमें से 25 जिलाध्यक्ष सवर्ण जिलाध्यक्ष ही थे। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अपनी जमीन एक बार फिर सवर्णों में तलाशने की कोशिश कर रही है, चूंकि ओबीसी वोट उसके खाते में आ नहीं सकता। ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ओबीसी नेता हैं, ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी ओबीसी नेता हैं, वहाँ होप खत्म होते ही आप सवर्णों में अपना वोट बैंक तलाशना शुरू कर रहे हैं। आलोक जी, हम वहाँ के किसानों की, वहाँ के नौजवानों की, वहाँ के पिछड़ों की, वहाँ के दलितों की बात कर रहे हैं। वो ओबीसी भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब समाज की बात कर रहे हैं। हम वहाँ किसी एक वर्ग विशेष के लिए कांग्रेस नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि लोगों को बांटो। और अभी हमारे अनंत जी कह रहे थे कि वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। हमने आज देश के अंदर जो कानून बनते हैं, जब ये सरकार किसानों के लिए कानून बनाती है तो उनको समझ में नहीं आता। 1 साल के बाद सरकार को घुटनों पे आना पड़ता है, कानून वापस लेने पड़ते हैं। ये हिंदुस्तान के ड्राइवरों के लिए कानून बनाती है, 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को पार्लियामेंट से बाहर करके बगैर चर्चा के कानून पास हो जाते हैं। ड्राइवरों के हक के लिए बताते हैं, लेकिन ड्राइवरों को समझ में नहीं आते। 1 जनवरी 2024 को लागू करते हैं और 3 जनवरी 2024 को 3 दिन के बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ता है। ये हिंदुस्तान के SC ST के लिए कानून बनाते हैं, वो SC ST उस कानून को उनको समझ में नहीं आता है को कैसा कानून है। वो सारे SC ST उसके खिलाफ हो जाते हैं, सरकार को वापस आना पड़ता है। ये वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए हैं, ये जो जिसके लिए बिल बनाते हैं उनके लिए फायदे का बताते हैं, उनको फायदा कहीं दिखता नहीं है। और जब वो सारा समाज एकत्रित होकर, सोसाइटी इकट्ठे होकर इनका विरोध करती है तो इनको वो बिल वापस लेने पड़ते हैं। तो ये सरकार का चरित्र रहा है।
इस सरकार ने लोकसभा के अंदर, हमारे मनमोहन सिंह जब 2004 से 2009 तक थे तो 66% बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे और चर्चा होती थी, हाउस में भी और स्टैंडिंग कमेटी में भी। और 2009 से 2014 तक 71% बिल वहां पे गए और चर्चा हुई और जो भी बिल लागू किए गए कभी किसी का विरोध नहीं हुआ और उनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन नजर आया। अब ये एक ऐसी सरकार आई है कि जो नॉन बायोलॉजिकल, जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म ही पता नहीं किस तरह से वो अवतार बताते हैं अपने आप को, लेकिन उस अवतार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जिसके लिए बनाए जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो सब उन कानूनों का विरोध करते हैं। ये नौजवानों के लिए कानून बनाते हैं, यूनिवर्सिटी में फीस महंगी करते हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्कूलों को बंद करने के कानून बनाते हैं, अपने भाषण में दरभंगा में हॉस्पिटल बताते हैं लेकिन वहां जमीन खाली मिलती है। जी ठीक है आदेश भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 157 कॉलेज बताते हैं। ये झूठो लोगों की पार्टी है। ठीक आदेश भाई आलोक जी बर्बादी की तरफ है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। आलोक जी, जिस वक्फ बिल की बात आदेश भारद्वाज जी कर रहे हैं, इस वक्फ बिल, गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी। आदेश भाई आपकी बात हो गई कंप्लीट। आलोक जी, जिस वक्फ बिल की बात आदेश भारद्वाज जी कर रहे हैं, इस वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद हमने देखा कि जेडीयू में बड़ी टूट फूट हुई। बहुत सारे नेता जेडीयू को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए या अभी तय कर रहे हैं कि किस दल में जाना है। इस टूट फूट का फायदा कांग्रेस और आरजेडी को क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है? देखिए, जेडीयू इस बात के लिए तैयार है कि जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आती तो वैसे भी उसको मुस्लिम वोट बैंक बड़ी मात्रा में नहीं मिलता। हाँ, छोटा सा पॉकेट है, 5-6% का वोट बैंक उसमें पिछली बार भी मिला था। तो बहुत ज्यादा जेडीयू को जो नुकसान होता है, क्योंकि पार्टियां सोचती है कि बीजेपी के साथ जाने में मुस्लिम वोट तो ऐसे नहीं कम होगा, तो क्या हिंदू वोट बढ़ेगा? तो जेडीयू को निश्चित बात उसमें बुरा गरीब की होगी। और मेरा अपना अनुमान है कि जेडीयू से ज्यादा समझ रखने वाली पार्टी कोई बिहार में नहीं। अब आप सोचिए जेडीयू कितनी समझदार पार्टी है कि ना जेडीयू उसके बगैर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ पाती है, ना बीजेपी उसके बगैर सत्ता में आ पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जेडीयू की समझदारी पर मुझे कोई शक है। उसको उस तरह का राजनीतिक नुकसान नहीं मिलने वाला है। और अगर कुछ थोड़ा तो नुकसान होगा तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को फायदा होने वाला है। राहुल गांधी वक्फ बिल पर एक्सप्लोज हो गए। जो व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो भी वक्फ बिल पर जो पार्टी विरोध कर रही हो, वो उस पार्टी के नेता एक शब्द में बोले, वो रात में चप्पल पहन के वोट देने आ जाए, प्रॉपर ड्रेसअप कितना हो, उसने क्या सदन को अपना बेडरूम बना रखा है? राहुल गांधी को जब वो ऐसे कपड़े पहन के और ऐसे करके चप्पल पहन के वोटिंग करने जाते हैं और वो बंदा बोलता तक नहीं है मुसलमानों के लिए। लोग कहते हैं कि ईसाई केरल में विरोध में आ गए थे राहुल गांधी के, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वापस हो गए। प्रियंका वाड्रा तो सदन में नहीं थी, वोट नहीं दिया। पार्टी में जारी होने के बाद बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, वो महिला वोट तो नहीं देती, देश में भी नहीं है, यदि जानकारी हो। तो इससे कांग्रेस का वो दोगला चरित्र वापस बाहर निकल आया है कि वो वक्फ बिल का विरोध करने के बाद में भी वो कहीं न कहीं पर वक्फ बिल के साथ खड़े नहीं हुए। तो कांग्रेस को खुद अपने स्टैंड पर क्लियर करना होगा कि वो है किसके साथ। ठीक है अनंत अमित जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कांग्रेस की आलोचना के लिए जो तर्क दिए हैं और ये बताया कि राजीव गांधी ने यहाँ पेट्रोकेमिकल संयंत्र का वादा किया था, नहीं होने दिया, लगता नहीं कि बहुत पुराने हो गए हैं। राजीव गांधी का कार्यकाल बहुत पुराना हो गया है और अब वो पुरानी बातें निकालकर बिहार के आने वाले चुनाव में उसका उपयोग करना, क्या वाकई उसका फायदा मिल सकता है आपको लगता है अनंत अमित जी? देखिए, जिस तरीके से बिहार में जातीय ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी बार बार जातीय उसकी जनगणना की बात करते हैं, तो हम राहुल गांधी के नुमाइंदे से आदेश जी से पूछना चाहते हैं, आदेश जी ये बता दिए राहुल गांधी की जात कौन सी है? राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं देते हैं कि मैं किस जाति से आता हूं? आप जातीय जनगणना की बिहार में बात करते हैं और अब आपसे जब जात की बात पूछी जाती है तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति में क्या चाहते हैं? आप केवल धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में हमने काम किया है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे पिछली बार, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लगा, हम नीतीश जी ने कहा कि भाई
मुख्यमंत्री आपके तरफ से होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उदार व्यक्तित्व को कहा और कहा कि आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आपके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसीलिए मुख्यमंत्री आप होंगे। उसके बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री का पद जदयू को दिया, क्योंकि जदयू के साथ हमारा सबसे पुराना अलायंस रहा है। और जदयू और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी आर हमारे साथ है, तो हम निश्चित तौर पर बिहार में चाहे वो विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे ये कितने भी धार्मिक या जातीय उन्माद फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का कोशिश राहुल गांधी जी करेंगे, उसका बिहार की जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार आगामी चुनाव में पुनः एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने देने जा रहा है, ये लोगों को पता है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से तेजस्वी जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तेजस्वी जी ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से कहा, लेकिन मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपके बाबूजी, आपके पिताजी यही 2012 में लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पे भ्रष्टाचार, वक्फ पे इतने भ्रष्टाचार हैं कि इसमें संशोधन बहुत जरूरी है। और दूसरा ठीक है आनंद जी, ठीक है आदेश भारद्वाज जी, बिहार के युवाओं की दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो रोजगार की, दूसरी पलायन की। बिहार का युवा बहुत तेजी से पलायन कर रहा है। इन दो मुद्दों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और अब चूंकि राहुल गांधी भी अपने आप को युवा नेता बताते हैं, कन्हैया कुमार को आपने लॉन्च कर ही दिया है वहां पर, ऐसे में क्या बिहार का युवा आपके साथ जुड़ेगा? 100% जुड़ेगा। बिहार के युवा को रोजगार चाहिए। बिहार के युवा को डिग्री दिखाने पे डंडे मारने वाली सरकार नहीं चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से जब देश के लोग डिग्री मांगते हैं तो डिग्री छिपाते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिनको प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में कि योग्यता के आधार पे नौकरी देंगे, आज वो अपनी जब योग्यता के कागज दिखाते हैं तो पुलिस उनको डराती है, धमकाती है, उनको डंडे मारती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो इन ईमानदार नौजवानों को नौकरी दे सके, जो इन ईमानदार लोगों के लिए काम करे। जब ये बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इनके पेपर लीक ना हो, इनके पेपरों के रिजल्ट समय पे आए। जब ये बच्चे किसी एग्जाम के लिए पेपर देते हैं तो पेपरों के रिजल्ट नहीं आते हैं, उन पेपरों के रिजल्ट को लीक किया जाता है। कौन कराता है? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जब अमेरिका जो है हमारे नौजवानों को हाथों में बेड़ियां पहना के और हाथों में हथकड़ी लगा के, पाँव में बेड़ियां लगा के जो है वापस भेजता है फाइटर प्लेन से, डिफेंस के प्लेन, एयरफोर्स के प्लेन से। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार एक शब्द ट्रंप के खिलाफ नहीं बोलती। जब ट्रंप रात को टैरिफ डिक्लेयर करता है अपना, एक शब्द ये सरकार नहीं बोलती। तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार नहीं चाहिए। बोलने वाली सरकार चाहिए, जिसको बोलना आता हो, जिसको अपना पक्ष रखना आता हो, जो देश के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का काम ना करती हो। ये हर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। जो 2013 का लैंड एक्विजिशन ठीक है आदेश भाई, आदेश भाई वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आदेश भाई वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आदेश भाई, आपने हमें वक्त दिया। आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और अनंत अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में कब कैसा बदलाव आ जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे देखा जाए तो इस समय राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की ये कवायद कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आरजेडी से आगे निकलकर बिहार में मुख्य विपक्षी दल भी बन पाना कांग्रेस के लिए अभी दूर की कौड़ी है। मुद्दे की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।